नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है रेवड़ियों पर शिववाणी। चुनाव जीत की कहानी बहुत दिलचस्प है क्योंकि बहुत ही रिमार्केबल स्टेटमेंट है केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का। बहुत ही दिलचस्प है, लेकिन पूरे मसले को समझने के लिए पहले देखिए ये रिपोर्ट और उसके बाद फिर हम डिबेट की तरफ चलेंगे। कई बार वोट चुनाव फैसले करने पड़ते हैं। कैसे वोट मिलेगा, तो ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। सुना आपने शिवराज सिंह क्या कह रहे हैं? वन नेशन वन इलेक्शन पर स्टूडेंट से बात करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री ने ये बात कही। शिवराज सिंह ने साफ कहा कि लगातार होने वाली चुनावी प्रक्रिया के चलते पुरानी सरकारों को बड़े फैसले लेने में कठिनाई होती है। उन्होंने कहा कि देश को बनाने के लिए बड़े फैसले लेने की जरूरत होती है, लेकिन चुनावी डर के कारण कई बड़े फैसले प्रभावित होते हैं। साथ ही कहा कि वोट मिलेगा ये चीजें दो जैसी परिस्थितियां देश के विकास और बच्चों के भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। इससे पहले कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी इसी तरह की बात कह चुके हैं। विजयवर्गीय ने कहा था कि कुछ सरकारें सिर्फ लोकप्रियता के लिए ऐसे फैसले लेती हैं, लेकिन सिर्फ कुर्सी प्राप्त करने के लिए हमें राज्य के कपड़े नहीं उतारने चाहिए। कई फैसले प्रभावित होते हैं जो बच्चों के भविष्य को बेहतर बना सकते हैं, जो प्रदेशों का विकास कर सकते हैं, जो देश को आगे बढ़ा सकते हैं। वोट के डर में फैसले प्रभावित होते हैं। अच्छा, बड़े फैसले तो प्रभावित होते ही हैं। कई बार वोट चुनाव फैसले करने पड़ते हैं। ऐसे निर्णय करो जिससे आपकी लोकप्रियता बढ़े, भले वो निर्णय लोकहित में नहीं हो। तो कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो लोकहित में नहीं होते और लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए कि हम अगला चुनाव जीत जाएं, और सरकारें कर लेती हैं, और उसका भुगतना उसमें जनता को पड़ता है और बाकी लोगों को भी पड़ता है। सिर्फ कुर्सी प्राप्त करने के लिए आप इस प्रकार किसी राज्य को एकदम, मैं ये कहूँ कि राज्य की कपड़े उतार दें आप, ये तो नहीं होना चाहिए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुफ्त योजनाओं पर दिए गए बयान पर कांग्रेस तंज कस रही है। शिवराज सिंह ने आज इस बात को स्वीकार कर लिया कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए जो योजनाएं वो बाजार में फेंकते हैं लुभाने के लिए लोगों को, वो जो है प्रदेश के एक्सचेकर पर और देश के एक्सचेकर पर भारी पड़ती है। पूर्व में अमित शाह जी कह चुके हैं कि 15 लाख एक जुमला था, और अब शिवराज सिंह जी भी ये कह रहे हैं कि ये जुमलेबाजी होती है। तो इससे भारतीय जनता पार्टी का चरित्र, चाल और चेहरा तीनों उजागर हो गए। कई बार राजनीतिक दलों की चुनाव जीतने की मजबूरी भी फ्रीबीज की तरफ ले जाती है। 2 मिनट मैगी या इंस्टेंट कॉफी की तरह सब कुछ जल्दी के चक्कर में मुफ्त की योजनाएं जमीन पर उतरती हैं। आज के सियासी दौर में चुनाव और फ्रीबीज का चोली दामन का साथ हो गया है। किसी भी प्रदेश का चुनाव हो, मुफ्त की रेवड़ी ही घोषणा पत्र की शोभा बढ़ाती दिखती है। कुल मिलाकर रेवड़ियों पर शिववाणी ने चुनावी जीत की कहानी बयान कर दी है। तो आपने देखा कि बहुत ही महत्वपूर्ण बयान है, साहसिक बयान है शिवराज जी का। और उसके पहले कैलाश विजयवर्गीय जी, सीनियर लीडर, सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर का बयान। हमारी पीढ़ी, यानी जिस पीढ़ी का मैं हूँ, मध्य प्रदेश के ही निवासी हैं, और जब हम हिंदी माध्यम स्कूल में सरकारी में पढ़ते थे तो हिंदी के प्रति प्रेम और तथाकथित अंग्रेजी के प्रति विरोध इतना बढ़ा कि तत्कालीन सरकार ने ये फैसला किया कि 5वीं तक अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाएगी। यानी ये खाकसार जो आपके सामने अज्ञानी एंकर बैठा है, इसने 5वीं तक अंग्रेजी नहीं पढ़ी। ABCD इसने कहाँ से पढ़ी? 6th से पढ़ी, और उसका खामियाजा ये भुगता कि बहुत पिटाई झेली 7वीं और 8वीं तक, क्योंकि कुड को कुल्ड और शुड को शुल्ड बोलते थे। तो मैं ही नहीं, मेरे साथ मेरे प्रिय मित्रों की एक अच्छी खासी श्रृंखला थी जो अंग्रेजी ज्ञान के नाम पर, जो सोचिए 6ठी से ABCD पढ़ेंगे तो लोकप्रियतावाद की पीठ पर सवारी करते हुए जो फैसले लिए जाते हैं, उनके लिए एक शेर बहुत अच्छी बयां करता है अपनी बात। लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। आप एक फैसला करते हैं, कांग्रेस जरूर इस समय आलोचना कर रही है, लेकिन उस समय जब 2023 में ये योजना लागू की गई तो कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में इसी से मिलती जुलती, बल्कि इससे थोड़ा और आगे बढ़ने वाली एक योजना प्रस्तुत की। तो सभी शरीके जुर्म हैं, क्या कहा जाए।
आलोचना करने के लिए आलोचना की जाती, नहीं तो ये योजना जिसका नाम लाडली बहना मध्य प्रदेश में है, नारी सद्भाव जैसा कुछ दिल्ली में है, लाड़की बहिन महाराष्ट्र में है, ये क्यों है फैल गई 7-8 राज्यों तक अमर बेल की तरह? अमर बेल की तरह इसलिए फैली क्योंकि शिवराज जी जो कह रहे हैं वोट दिलाऊ है, वो वोट दिला दो बस, इसके बाद क्या सोच रहा, 5 साल बाद फिर सोचेंगे, फिर निकालेंगे तरकश का कोई तीर। बंसल न्यूज़ के सवाल देखिए, क्या रेवड़ियों पर शिववाणी चुनाव जीत की कहानी और मजबूरी भी बयां कर रही है? क्या लाडली बहना वोट दिलाऊ योजना थी जिसके पीछे कहीं जीतने की एक भावना थी और हार से बचने की भावना थी? मुफ्त योजनाओं पर कांग्रेस आपत्ति क्यों कर रही है जबकि उसकी सरकारें भी उसी राह पर हैं? और अगर आप बात करें कर्नाटक की और अगर आप बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो ये मुश्किलें कांग्रेस के साथ लगातार चल रही हैं क्योंकि वहाँ भी रेवड़ियाँ या पेंशन उसकी चुनौती बनी हुई है। तो आप अपनी स्ट्रेंथ पर नहीं खेल रहे हैं, आप किस पर खेल रहे हैं कि थोड़ी बारिश हो जाए, थोड़ी सी पिच स्विंग करने लगे, ड्यू फैक्टर मिल जाए। भैया इस पर लंबे, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट कह देगा ना कि बंद, तब आप क्या करिएगा? और शायद उसकी आहट मिलने लगी है राजनीतिक दलों को। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर दुर्गेश केशवानी, युवा नेता हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बहुत स्वागत करता हूं। आज बड़ा अच्छा लगा उनको देखकर, प्रत्यक्ष दर्शन हुए। डॉक्टर विक्रम चौधरी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उनका बहुत स्वागत करता हूं। और संदीप पौराणिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका बहुत स्वागत। संदीप जी, ये मजबूरी की भी कहानी है, ये राजनीतिक दलों के रेवड़ी बेचने की भी कहानी है, और ये एक ऐसे सिस्टम की भी कहानी है जहां जनता भी ये मानती है कि अभी तो दे दो, देखा जाएगा, योग्यता हो नहीं हो। जैसे हमारी पीढ़ी ने अंग्रेज़ी सीखने के लिए जो जद्दोजहद की वो हम ही जानते हैं कि हमने कितनी मशक्क़त की उसके लिए और कितनी पीड़ा झेली उसके लिए। जी, क्या क्या कहेंगे आप? देखिए शरद जी, ये बात बिल्कुल सही है कि जब आप व्यक्ति को मुफ्त में चीज़ें देंगे तो वो अलाल और आलसी हो जाएगा। शिवराज जी ने बात बहुत अच्छी कही कि रेवड़ियाँ बांटने से वोट मिल जाते हैं हमें, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कोई राजनीतिक दल ऐसी पहल करने का साहस कर पाता है कि वो रेवड़ियाँ नहीं देगा? ठीक बात। और इसके साथ एक चीज़ और होनी चाहिए शरद जी कि रेवड़ी आखिर है क्या? किस चीज़ को रेवड़ी मानते हैं आप? क्या बच्चों को वजीफ़ा देना रेवड़ी है, बच्चों को किताब देना रेवड़ी है, बच्चों को ड्रेस देना रेवड़ी है, 5 किलो अनाज देना रेवड़ी है, लाडली बहना? ये डिफ़ाइन होना बहुत ज़रूरी है, इसको परिभाषित किया जाना चाहिए, आखिर रेवड़ी है क्या? और दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि ये बात शिवराज जी ने कही उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। अगर यही बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कहें या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहें तो असर होता है, क्योंकि आज आपके पास वो फैसले लेने की ताकत नहीं है। मुख्यमंत्री वो फैसला ले सकता है कि रेवड़ियाँ हम बंद करेंगे या शुरू करेंगे। जिस जगह शिवराज जी हैं वहाँ वो फैसले नहीं ले सकते, इस तरह के बात कह सकते हैं। लेकिन एक चीज़ शरद जी और याद रखनी पड़ेगी कि अगर शिवराज जी को मध्य प्रदेश में बेटियों का मामा और बहनों का भाई बनाया गया है तो इन्हीं योजनाओं ने बनाया है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इस पर राजनीतिक दलों को और तंत्र को भी बहुत गंभीरता से सोचना होगा, क्योंकि आय के स्रोत आपके बहुत सीमित हैं और आप कहीं ना कहीं एक वर्ग को तो अपीज़ कर देते हैं, लेकिन एक बहुत बड़े वर्ग को अधर में लटकता छोड़ देते हैं, जिसे सड़कें चाहिए, जिसे बिजली चाहिए, जिसे और सारी सुविधाएं चाहिए, क्योंकि आप देख लेते हैं सिर्फ उस वर्ग को कि यहाँ से वोट आ जाएगा। और ये बात बहुत व्यापक है। इसका रेवड़ी बांटने का अर्थ शराब भी बंटती है, कंबल भी बंटते हैं, मंगलसूत्र दक्षिण भारत में बंटते हैं, रंगीन टीवी बंटते हैं, साड़ियाँ बंटती हैं, इसका कोई अंत ही नहीं है, कैश तक बंटता है। ये सब रेवड़ियाँ हैं और इसको रोकने की अभी तक कोई माकूल व्यवस्था। और अब तो जिस तरह से घोषणा पत्र में मुफ्त शुरू हो गया, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी। दुर्गेश जी, देखिए शरद जी, निश्चित रूप से जो बात माननीय शिवराज जी ने कही है वो उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन के संदर्भ में जो एक कहीं पे परिचर्चा थी उसमें उन्होंने इस बात को इंगित करते हुए कहा है। मुफ्त रेवड़ियाँ निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी भी कई बार इसकी ओर इंगित कर चुके हैं और वो भी इस कल्चर के खिलाफ हैं।
पर जो स्कीम्स, जो योजनाएं सोशल जस्टिस के लिए हैं, वो भी जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, जो मुख्य धारा में नहीं हैं, उनको मुख्य धारा में लाने का काम अगर कोई करता है तो सरकार का ही ये उद्देश्य है, सरकार का ही काम है, वो उनको उस धारा में लाकर उसमें जोड़ने का काम करती है। और उन्होंने जो चिंता व्यक्त की है, उस चिंता को आप भी व्यक्त कर रहे हैं, संदीप पुराणिक जी भी यहाँ बैठे हैं, वो भी उसको व्यक्त कर रहे हैं कि आय के सोर्स बढ़ाने पड़ेंगे, तब जाके इन सब चीज़ों की परिपालना होगी, क्योंकि वो एक लिमिटेड सोर्सेस हैं जो आपने जिस बात को कहा। पर हमारी सरकार सोशल जस्टिस के काम कर रही है। उन योजनाओं को, अब दीनदयाल योजना को ही आप ले लीजिए, 5-10 रुपए में भरपेट भोजन कहीं होता है क्या? पर उन योजनाओं के तहत उन गरीब कल्याण के काम हम कोरोना काल से लेकर अब तक 85 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का काम कर रहे हैं, उनके उत्थान का काम कर रहे हैं। तो इस तरह की जो योजनाएं हैं, किसान सम्मान निधि की बात कर लें, तीर्थ दर्शन योजना, कभी किसी ने कल्पना की थी क्या कि जिनके बच्चे नहीं हैं उनको सरकार उनके बच्चे बन के उनको तीर्थ दर्शन योजना तक कराएगी? तो सोशल जस्टिस के काम भी होने चाहिए, पर जो देश इस समय वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है वो भी एक जरूरी है। विकास अवरुद्ध न हो, देश में विकास हो, उसके लेकर। और आप और हम जिस फील्ड में काम करते हैं, शरद जी, आपने भी चिंता व्यक्त की, आप 5th क्लास तक अंग्रेजी नहीं पढ़ पाए, ये सब चिंतन का काम है। और हम लोग, अगर ईश्वर ने हम लोगों को इतना सक्षम बनाया है तो हमको सबके लिए, हर वर्ग के लिए सोचना चाहिए कि कैसे उनको मुख्य धारा में जोड़कर समानता का जो अधिकार है वो सबको मिलना चाहिए, उसके लिए सबको काम करना चाहिए। और सोशल जस्टिस के लिए तो माननीय शिवराज जी जाने जाते हैं, उन्होंने कई ऐसी योजनाएं लेके आए जिसको लेकर देश ही नहीं विदेशों तक उस योजनाओं को सराहा गया। उन विदेशों को ने भी कहीं उन योजनाओं को बदल कर अंगीकार करने का काम किया। तो मुझे लगता है कि जो जन कल्याण है उसको न होते हुए बाकी कई जी ऐसी योजनाओं से कोई, जैसे मुद्रा योजना प्रधानमंत्री जी की है या स्टार्टअप है जी, ये योजना आत्मनिर्भर बनाने की है। पर निर्भर बनाने की योजनाएं वोट तो तुरंत दे देती हैं लेकिन अपने पीछे छोड़ जाती हैं। अब इसके सामाजिक प्रभाव का अध्ययन अगर हम करें तो कई चौंकाने वाली कहानियां सामने आएंगी कि आप जो मुफ्त अनाज दे रहे हैं उससे खेतीहर श्रमिक जो हैं वो क्या उपलब्ध हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। फिर ये है कि जो घर के पुरुष हैं, घर में अनाज आ जाता है तो वो काम पर अब कितने दिन जा रहे हैं, क्योंकि महिलाएं ज़्यादा पर्टिकुलर हैं काम करने के लिए, लेकिन पुरुष जो है वो काम पर नहीं जा रहे हैं। तो क्या वो नशे की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या इसका समाज पर अपराध बढ़ गया? ये चीज़ों की स्टडी हम नहीं करते। चौधरी साहब जी, आज मैं ये आग्रह जरूर करूंगा कि राजनीति से ज़्यादा सामाजिक परिप्रेक्ष्य भी इसका सामने आए। जी, सामाजिक परिप्रेक्ष्य और एक आर्थिक परिप्रेक्ष्य बड़ी परिघटना होती है जिसका राजनीतिक लोगों को ध्यान रखना चाहिए। हम इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि में जाना पसंद करेंगे कि कुछ दिनों पहले एक छद्म राष्ट्रवादियों ने एक आंदोलन किया था जिसको अन्ना आंदोलन कहते हैं, और ये मुफ्त रेवड़ी का कल्चर उसी आंदोलन से निकला जो राजनीतिक नेतृत्व है उसने हमारे देश में डाला। इसके पहले कांग्रेस और भाजपा इस तरीके की लाइन पे राजनीति करती हमको कभी नहीं दिखी। आपने जो बातें कहीं, और मैं बंसल न्यूज़ को धन्यवाद देता हूं कि इस मुद्दे पर जागरूकता और इस मुद्दे को समालोचना की दृष्टि से भी देखना बहुत अनिवार्य है, क्यों कहीं ना कहीं हम रेवड़ी और सामाजिक सशक्तिकरण के में अंतर हम नहीं कर पाते हैं। जैसे कांग्रेस ने शुरुआती दौर में टीकाकरण और प्राथमिक शिक्षा पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया, उससे हमारा पूरा राष्ट्र का निर्माण होता है। लेकिन अब जो ऐसी योजनाएं हैं जिसमें सीधा पैसा देने की बात जो की जाती है वो कहीं ना कहीं हम इसको राजनीतिक घूसखोरी कहें या चुनावी घूसखोरी कहें तो अतिशयोक्ति कतई नहीं होगी। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने अपनी एक दुविधा बताई कि आपकी पीढ़ी, हमारी पीढ़ी ने जो अंग्रेजी को बहुत देरी से पकड़ा, और आज देखिए टेक्नोलॉजी का जो युग है जिसमें अंग्रेजी लगभग मुख्य भाषा है, एक यूथ डिविडेंड होता है। यदि हम आज वर्तमान में तत्काल लाभ लेने के लिए राजनीति करेंगे तो हम अपने युवाओं को बहुत कुछ नहीं दे पाएंगे, और जब ये 10-20 साल बीत जाते हैं, जब ये युवा जो बुजुर्ग हो जाता है, पुराना हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो ये देश पे क्या होता है, एक जिम्मेदारी बन जाता है। आज ये देश की पूंजी है, जो पूंजी हमको इस युवा को देनी चाहिए वो हम मुफ्त की रेवड़ियों में दे रहे हैं, और इस युवा का भविष्य हम अंधकार में डाल रहे हैं। और जब यही युवा 40, 50, 60 साल का हो जाएगा तब ये देश पे बोझ बन जाएगा, तभी बीमार भी होगा, इसको आपको वृद्धावस्था पेंशन भी देनी पड़ेगी, इसके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना पड़ेगा, और इसका जो उपयोगिता राष्ट्र निर्माण में जो 20, 22,
30 साल के आदमी की होती है वो 60-65 साल के आदमी की नहीं हो सकती। तो मुफ्त की रेवड़ियों को इस दृष्टिकोण से भी हमको देखना होगा। और अभी देखिए भाजपा बड़ी पार्टी है, अधिकतर राज्यों में उसकी सरकार है, तो ये मानदंड स्थापित करना तो उसका नैतिक कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं आप उनसे भी बड़ी पार्टी हैं साहब, नहीं, भले ही नहीं, सरकारें नहीं, आपकी ना हो, ठीक है, आप लेकिन 135-40 साल पुरानी पार्टी हैं, लेकिन वही हमने देश कहा के कि हर राज्य में आपका हमने सामाजिक सशक्तिकरण की योजना ज्यादा लागू की, हमने सीधी रेवड़ियां नहीं दी। आप देखिए मनरेगा को देखिए, मनरेगा ने सीधा सीधा जो मजदूरी का स्तर इतना बढ़ा दिया कि आज हर मजदूर जो है मोटरसाइकिल पे चल रहा है। तो आप उसको मुफ्त की रेवड़ी नहीं कह सकते हैं। जो सीधा पैसा महिलाओं को मिल रहा है, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि आज हमारी जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक दौड़ में पिछड़ रही है, इसलिए हम पे ज़्यादा दबाव है। जो लोग सत्ता में बहुत आसानी से आ रहे हैं, तो ये राजनीतिक मानदंड और नैतिकता उनको स्थापित करनी है। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार इन रेवड़ियों के चक्कर में हर महीने 5-10 हज़ार का कर्ज चुका रही है। मोहन यादव थे, हैं, शिवराज सिंह थे, ये तो कर्ज लेके भाग जाएंगे। 20 साल के बाद ये कर्ज कौन चुकाएगा? जवाब सभी को देना रहता है, कोई भाग तो मैं कह रहा हूँ कि रेवड़ी का मकसद ये हो कि आप आर्थिक सुदृढ़ीकरण हासिल करें, फिर रेवड़ी बांटे। ये नहीं कि आप कर्ज लें तो इन्वेस्टर मीट भी करा रहे हैं और ये सब चीजें क्या करा कहना रहे चाह हैं। रहे हैं? जी संक्षेप में, बहुत संक्षेप। जवाब सबको देना है तो मुझे भी निश्चित रूप से इनकी बात का जवाब देना है। ये जिस चीज़ को राजनीतिक घूसखोरी कह रहे हैं, तो इनके जो पूर्व प्रधानमंत्री थे वह कहते थे कि जिस डीबीटी को ये प्रश्न चिन्ह लगाने का काम कर रहे हैं, उनके प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ तो नीचे 5 पैसे पहुंचते। बिल्कुल अलग संदर्भ निश्चित रूप से ये वही संदर्भ है। आप आज भी उसके पक्षधर हैं कि आप वो पैसे को इस्तेमाल बीच में हम मुद्दे पे आ जाए, वो विषय किस तरह का है? आज का मुद्दा हमारा प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया डीबीटी को, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से सीधे उस आदमी के खाते में पैसे जाने का काम होता है। इसी मुद्दे से आप भटक के बात, मैं सवाल लेकर आता हूं। मैं सवाल है संदीप जी, सवाल ये है कि सभी शामिल हैं इसमें हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि चुनाव जीतने का एक आसान तरीका है ये। और नैतिक रूप से देखें तो आर्थिक रूप से तो ये जरूर भारी पड़ता है, नैतिक रूप से ऐसा भी नहीं है कि आप कोई नियम तोड़ रहे हैं चुनाव प्रक्रिया का। निर्वाचन आयोग इस पर आपत्ति ले सकता है, और राजनीतिक दल बड़ी चतुराई से ही जानते हैं कि अब इस समय सुप्रीम अदालत ही सुप्रीम निर्णय लेकर कोई बात कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट जब कहेगी तब देखेंगे। जी बिल्कुल सही बात कहना है शरद जी कि हमारे यहाँ ऐसा फिलहाल कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि चुनाव से पहले आप ये वादे नहीं कर सकते। जब आप वादे करते हैं और सत्ता में आते हैं तो उस पर आपको अमल करना होता है। बात बिल्कुल आपकी सही है कि सुप्रीम कोर्ट ही इसमें दखल दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला आ जाएगा तो राजनीतिक दल मजबूर हो जाएंगे उस व्यवस्था को लागू करने के लिए। लेकिन सवाल यह है कि राजनीतिक दल सत्ता हासिल करने के लिए घोषणाएं, शरद जी, उसकी मजबूरी भी है, क्योंकि हम कहते हैं कि हम 1 रुपया देंगे तो दूसरा कहता है 2 रुपये देंगे, अगली बार वो 3 रुपये की बात करने लगता है। राजनीतिक दल ये नहीं बता पाते हैं चुनाव से पहले कि उनके पास ये पैसा आएगा कहाँ से। अगर चुनाव आयोग यही व्यवस्था कर दे कि आप इस योजना को लागू करेंगे तो इसके पैसे का इंतजाम कहाँ से करेंगे, क्या कर्ज लेके चलाएंगे या प्रदेश की जनता पर बोझ बनेंगे। अगर चुनाव आयोग इस तरह की भी कोई व्यवस्था कर देता है तो मुझे लगता है कि जो मुफ्त की रेवड़ियाँ, जो तरह तरह की योजनाएं हैं, उन पर थोड़ी रोक लग सकेगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और हर विधायक और सांसद के लिए ये अनिवार्य क्यों नहीं किया जाता कि 5 साल के कार्यकाल में आपके क्षेत्र से कम 5 IAS, 2 या 3 IPS और इसी तरह के IFS निकलने चाहिए। राज्य प्रशासनिक सेवा और राज्य पुलिस सेवा के व्यक्ति निकलने चाहिए। आप अपने क्षेत्र में एजुकेशन, बेहतर कोचिंग, जिससे जीवन बदल जाएगा आमूलचूल। आज हम सुनते हैं कि मध्य प्रदेश हो या बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, एक रिक्शा चालक की बेटी IAS बन गई। आप कभी कल्पना करते हैं कि क्या बदल गया? फिर जीवन बदल गया। ये मुफ्त राशन से जीवन, माफ कीजिएगा, नहीं बदलता है। वही गरीबी और गुर्बत रहेगी वही। बस आपको ये संतोष रहेगा, ये महीना पेट भर जाएगा। लेकिन क्या आपका बच्चा IAS बन रहा है? क्या आपका बच्चा राज्य प्रशासनिक सेवा में जा रहा है? ये सवाल आपको भी पूछना चाहिए, जो देख रहे होंगे इस समय ये डिबेट। दुर्गेश जी। निश्चित रूप से शरद जी, आपका यह कहना कि कितने IAS, कितने IPS, कितने IFS और कितने लोग बन के निकल रहे हैं, निश्चित ही होना चाहिए। और ये एग्जाम्पल सेट आज अगर हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये एग्जाम्पल भी घटित हुए हैं। और एक रिक्शे वाले की बेटी, एक टांगे वाले की बेटी और एक ठेला चलाने वाले की बेटी भी आज निश्चित रूप से IAS IPS बनकर देश की सेवा कर रही है।
और सबको इसके लिए करना भी चाहिए। आज आपका जो विषय है वो साधुवाद के पात्र हैं। आपने एक जनता से जुड़ा हुआ मुद्दे को लेकर आपने इसको पहल किया है, और आज क्यों ना इस चीज को, क्योंकि हम राजनीति से परे होकर भी ये किसी न किसी चीज को सुधार सबको करना पड़ेगा और किसी को पहले वो कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। आज उसमें बंसल आपके चैनल ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। निश्चित रूप से आने वाले समय में यह परिवर्तन भी आएगा और उस परिवर्तन पर भी हम आगे बढ़कर काम करेंगे। हो सकता है कि जो जिस कोचिंग की आप बात कर रहे हैं वो कोचिंगें कहीं ना कहीं आज चल रही हैं और ऐसे बच्चे भी निकल रहे हैं, उससे निकल कर आ रहे हैं। सोशल जस्टिस के साथ साथ जो राशन, बिल्कुल, ये इन सब चीजों को लेकर निश्चित चौधरी रूप से सबको सोचना चाहिए। चौधरी साहब बहुत कम वक्त है जी। देखिए, आप एक आदमी को आज खाना खिला दो, कल भोजन दान कर दो, तो आप कितने दिन उसकी मदद कर पाएंगे। लेकिन आप उसको भोजन कमाना, अपनी आजीविका कमाना सिखा दीजिए तो वो पूरे ज़िंदगी भर जो है वो आपका ऋणी भी रहेगा और आत्मनिर्भर भी हो जाएगा। हम फिर से यही बात यहाँ कर रहे हैं बार बार कि उन तत्वों को भी पहचानना चाहिए जहाँ से ये विद्रुपता शुरू हुई है। वो कौन लोग थे जिन्होंने मुफ्त की रेवड़ियों की बात की? हमने कभी मुफ्त की रेवड़ियों की बात नहीं की, चाहे मनरेगा हो, चाहे वो इंदिरा गांधी आवास योजना हो, तमाम बातें बड़े फलक पर देखें। हाँ, अच्छा, आपके यहाँ भी हुई है घोषणा आज कर्नाटक और नहीं, मैं बता रहा हूँ ये घोषणा ये हमारा मूल चरित्र नहीं है, ये हमको दबाव में आके करनी पड़ेगी। दबाव में बीजेपी भी है। दबाव बीजेपी किस बात के दबाव? महामानव उनका नेतृत्व कर रहे हैं, उसको काहे का दबाव? आप तो उनसे कहिए कि ये तो राजनीतिक टिक्का टिप्पणी है, ये राजनीतिक टिक्का टिप्पणी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये वो नेतृत्व कौन कर रहा है आज प्रदेश में नेतृत्व कौन कर रहा है, केंद्र में नेतृत्व कौन कर रहा है, तो हम अपेक्षा किससे करें? चलिए सर, चलिए मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, लेकिन गुरुदत्त साहब की एक फिल्म थी जहां तक मुझे ध्यान है, प्यासा। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। तो इसी को मैं कुछ इस तरह से पेश कर रहा हूँ आपके सामने कि रेवड़ियों की दुनिया, ये मुफ्त की डीबीटी आपके खातों में पैसे पहुँचाने की दुनिया, ये दुनिया मिल भी जाए तो क्या है। क्योंकि दुनिया फानी है। ये असली दुनिया वो है जब आपके घर एक परिवर्तनकारी घटना घटती है, जब आपका बेटा या आपकी बेटी एक मजबूत नौकरी एक नंबर की हासिल करता है, पढ़ लिख कर योग्य बनता है, तो आने वाली पीढ़ियां बदलती चली जाती हैं। एक आईएएस तो आगे कई आईएएस या कई राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, जज, डॉक्टर, इंजीनियर। आप भी क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं सिर्फ 5 किलो 10 किलो घर अनाज से भर जाए, या परमानेंट जिंदगी बदल जाए और आपका छोटा सा घर चौधरी की हवेली में बदल जाए? सोचना आपको भी है। राजनेताओं की तरफ उंगली मत उठाइए, 3 उंगलियां आपकी अपनी तरफ हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, रेकी पर कांग्रेस लाल, विधानसभा में बवाल। नमस्कार।